नमस्ते एंड वेलकम बैक। होम मेकिंग की इस ब्यूटीफुल जर्नी में आपका स्वागत है। किचन में सबसे ज़्यादा वक्त लगता है, स्पेशली जो खाना बनाने से रिलेटेड चीज़ें हैं। खाना बनाना, बर्तन धोना, किचन टाइडी करना, और ये इतना बड़ा काम है कि बोझ ही लगता है। बट सच बताऊं तो ये सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है। पता है मुझे आप मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे, तो चलिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। किचन में जब हम काम करते हैं तो लगता है अरे इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और फिर हम काम को छोड़ देते हैं कि बाद में करेंगे, अभी तो उतना वक्त नहीं है। मैं उन काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करती हूँ और कभी टारगेट नहीं रखती कि पूरा काम होना चाहिए। अगर मेरे पास 10 मिनट हैं तो मैं इस जगह का सिर्फ 10 मिनट का काम ही निपटाऊंगी। मतलब जब तक मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मे भी सब्जियाँ धो लीं, बर्तन पोंछ दिए। अगर पूरे टब में बर्तन है और आधे ही पूछे तो आई डोंट माइंड, क्योंकि अगर 10 मिनट का काम मैं इस समय पे कर लूँगी और वो 2 घंटे का काम है तो अगली बार मुझे 1 घंटे और 50 मिनट ही देना पड़ेगा, है ना। मैंने बहुत लोगों को कहते सुना है कि मेरा बेटा हेल्प नहीं करता या मेरे पतिदेव मेरी किचन में हेल्प नहीं करते। तो एक सिंपल आइडिया है कि आप उनकी हैबिट देखिए कि वो किस चीज़ से कतराते हैं। जैसे मेरे पतिदेव का एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि उनके हाथ गीले नहीं होने चाहिए, इसीलिए अगर मैं उनको पोछा लगाने के लिए बोलूँ या कपड़े सुखाने के लिए बोलूँ तो उनको अच्छा नहीं लगता है। बट अगर मैं उनको बर्तन वाइप करने के लिए कैबिनेट में लगाने बोलूँ या सब्जियां धुली हुई हैं तो फ्रिज में डालने के लिए बोलूँ तो ही इज़ सो हैप्पी। तो बस ऐसा ही करती हूँ, मैं उनको वही काम देती हूँ जिसमें उनके हाथ गीले ना हों। हम फीमेल का सुबह से लेके शाम तक तीनों टाइम एक क्वेश्चन रहता है कि आज खाने में क्या बनेगा, द बिग क्वेश्चन मार्क। मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो लगभग 15 दिन तक रिपीट ना हो। वैसे तो 30 डेज़ तक ये होता है कि रिपीट नहीं होता, बट स्टिल मिनिमम 15 डेज़ तो मैं मैनेज कर ही लेती हूँ। एक दिन पहले मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था जिसमें मैंने स्टफ़ सैंडविच बनाई थी। उससे थोड़ा पोटैटो बच गया था तो उससे आज मैं स्टफ़ पराठा बना रही हूँ। मतलब कुछ ऐसा करती हूँ कि भले इंग्रेडिएंट सेम हो, मेहनत मुझे कम लगे, लेकिन एक वैरायटी रहे। सैंडविच और पराठा दे आर टोटली डिफरेंट, इवन दो कि उसमें ब्रेड और इसमें आटे, बस इतना ही डिफरेंस है। यहाँ पे मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब भी आप पराठा बनाएं तो लोई को पहले बेल लें और फिर स्टफ़ करें। आलू उसका अच्छे से स्प्रेड हो, इसके लिए आप उनको इस तरह से फिंगर में रख के और फिर चारों तरफ से इक्वली प्रेस करेंगे ना, तो कभी भी आलू का पराठा फटेगा नहीं, क्रिस्पी बनेगा और आप जितना पतला चाहे रोटी जैसे उसको बेल सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ऐसा होता है ना कि आलू आलू एक जगह और आटा दूसरी जगह, तो ऐसा होगा नहीं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। देखिए यहाँ पे मैं पराठे को ऑलमोस्ट रोटी जैसा बेल रही हूँ, वो बिल्कुल नहीं फट रहा है। भले आलू बाहर आ जाए लेकिन आटा और आलू अलग नहीं होंगे। अब सेकने के लिए भी जब इस तरह से एक तरफ बबल आ जाए तभी आप पलटिए, बहुत ज़्यादा वो सिका भी ना हो और बहुत कम भी ना हो कि फटा रहे। घी से पराठे बनाइए, एक तो हेल्दी रहेगा और टेस्ट ऑब्वियसली घी का तेल से कहीं ज़्यादा होता है। गरम गरम पराठे में ही बटर की जगह आप घी डाल दीजिए और दही और चटनी के साथ सर्व कीजिए। बच्चों को हेल्दी खिलाना डिफ़िकल्ट है, लेकिन उनके पापा को हेल्दी खिलाना और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसलिए मैं यहाँ पे कुछ ऐसा नाश्ता प्रेफर करती हूँ जो हेल्दी हो, टेस्टी हो। जैसे आज मैं मोमोज़ बना रही हूँ जिसमें सब्जियों के अलावा भी मैं पनीर डाल देती हूँ। जिंजर गार्लिक को मैंने क्रश कर लिया है, अनियन बारीक कट कर ली है, पनीर को थोड़ा सा मैश कर लिया है और कैबेज एंड कैरेट को कद्दूकस कर लिया है। कढ़ाई में ज़रा सा तेल लेके जिंजर गार्लिक को बस 30 सेकंड के लिए रोस्ट करें और ओनियन डाल दें। इसके बाद जब ये अनियन ट्रांसपेरेंट हो जाए, मतलब थोड़ा सा ही, बहुत आपको ब्राउन नहीं करना है, कुछ इस तरह से देखिए सिर्फ ट्रांसपेरेंट जैसा ही हुआ है, इस पे आप डाल दीजिए ये जो आपने सब्जियां काटी है।
इसको भी और सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाना है। इतना ज़्यादा तेज आंच भी मत रखिए कि जल जाए और धीमा आंच मत रखिए क्योंकि ये पानी फिर अलग हो जाएगा। इसमें चिली और पनीर डाल के एक और 2 मिनट के लिए फ्राई कर दीजिए, बस हो गया। इसमें आधा चम्मच हम डालेंगे सोया सॉस और 1 चम्मच विनेगर। इतना डाल के 1 मिनट तक और पकाएंगे और गैस ऑफ कर देंगे। मैंने मैदा लिया है, उसमें 1 चम्मच ऑयल डाला है, इतना कि इस तरह से वो मुट्ठी में बंध जाए लेकिन आसानी से टूट भी जाए। और इसको जितना आप टाइट डोव बना सकें वो बना के 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट कर दीजिए। इसको थोड़ा सा ऐसे फिंगर से प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। ये जो आपने सब्ज़ी बनाई है, ये अगर आपको लगता है कि मॉइस्चर ज़्यादा है, मोमोज फट सकते हैं, तो इसमें आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर या फिर ब्रेड क्रम्बल डाल सकते हैं। मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाएगा और यकीन मानिए टेस्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अलग से ठंडा होने के बाद फिर नमक डालिए ताकि सब्जियां गीली ना हों। आटे को 10 मिनट हो चुका है। इसकी मैं बारीक बारीक नाइफ से लोइयाँ काटूंगी ताकि वो इक्वल कट हो। सबको इस तरह से मैंने पूड़ी की तरह बेल लिया है। अब मोमोज की जो फिलिंग होती है ना, बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है, शेप देना एक साइज़ का, फिर फटे भी नहीं। तो मैं क्या करती हूँ, स्मार्ट जो ये गुजिया का सांचा होता है ना, इसी में मोमोज बना लेती हूँ। पूड़ी की तरह रखा, सब्जियाँ फिल करके, पानी लगा के और बस इसको लॉक कर दिया। काम आसान हो जाता है। कभी कभी गेस्ट आए तो शेप पे मैं जाती हूँ, बट नॉर्मली घर पे मैं यही ट्रिक अपनाती हूँ ताकि मुझे बहुत सारा वक्त ना लगे। अगर मुझे टेस्ट देखना है तो शेप का क्या करना है, तो इस तरह से काम मेरा जल्दी हो जाता है और मैं वैरायटी दे पाती हूँ क्योंकि मुझे स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है। अब देखिए, मैं कभी प्रेफर नहीं करती कि हर एक काम के लिए आपके पास सेपरेट बर्तन हो। तो ये जो इडली का सांचा है, इसी पे मैं स्टील की ये परफोरेटेड थाली रख के और इसी में मोमोज सेकती हूँ। इसके ऊपर ये जो कढ़ाई का लिड है रख दो तो ट्रांसपेरेंट रहता है, तो दिखता रहता है कि मोमोज पके या नहीं। इसको गर्म करने के लिए रख दिया है और जब इस पर बॉयल आ जाएगा तो वो थाली को मैंने ग्रीस कर दिया है ताकि वो नीचे स्टिक ना हो। और इसी पे आप मोमोज रख के ऊपर से कवर कर दीजिए। 10 मिनट के लिए पकाना है। 10 मिनट के बाद आप ओपन करेंगे, बस इसको टच करके देखिए। अगर मैदा आपके हाथ में नहीं चिपक रहा है तो ये पक चुका है। अगेन इसको आप कवर करके रखिए ताकि ये ठंडा ना हो जाए और वही थाली आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं अगले नेक्स्ट लॉट के लिए। मोमोज़ का जो टेस्ट होता है वो बेसिकली चटनी पे डिपेंड करता है। तो मैंने एक बहुत सिंपल रेसिपी अपने YouTube चैनल पे शेयर की थी, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे शेयर कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार चेक कर लीजिएगा। और बस गर्मा गर्म मोमोज़ गर्मा गर्म चटनी के साथ सर्व कीजिए। वाव, दिन तो बन ही जाएगा घर वालों का और साथ में तारीफ लेके हमारा खुद का। जो राइट हमें मिलते हैं उसका हम यूज़ नहीं करते और जो नहीं दिए जाते उसके लिए हम फाइट करते हैं, कंप्लेन करते हैं, रोते रहते हैं। कुछ ऐसे काम हैं जो हमें सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए करना पड़ता है और वो हमें करने भी चाहिए। ये जगह देख के आप समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो अपने अधिकार का यूज़ कीजिए और वहाँ पे थोड़ा भीड़ रहेगा, बट यकीन मानिए लोग भी रहेंगे आपको हेल्प करने के लिए। क्यू में खड़े होकर आप गपशप भी कर सकते हैं। वहाँ पे बेसिक फैसिलिटी डेफिनेटली आपको मिलेगी और कुछ चीज़ें आपको सीखने भी मिलेगी कि कैसे इवन इतने एजड लोग अपने वोट के लिए कितने लंबे समय तक लाइन में खड़े होते हैं। फिर हम तो थोड़े यंग ही हैं। साल में मुझे सबसे ज़्यादा जो वेट रहता है ना, दिवाली या किसी और त्यौहार से ज़्यादा, वो है समर वेकेशन का। यही कारण है कि मैं मायके जाती हूँ। मायके में जो आराम, फ्रीडम तो मिलती ही है, साथ ही जब लौट के आओ ना तो मम्मा का इतना सारा प्यार, वो हर पॉसिबल चीज़, मतलब उनको जो भी बनाना आता है, घर में जो भी चीज़ है, वो सब मेरे साथ बांध के देती हैं। और ऐसा लगभग सारी मम्मियाँ करती हैं। आप कितने भी बड़े घर में रहो, कितनी भी बड़ी सिटी में रहो, चाहे आपके पास सब कुछ हो, उनको लगता है कि मेरी बेटी के लिए मैं ये दे दूं, बेटी के लिए वो बांध दूं। छोटी मोटी शॉपिंग तो आम सी बात है। उनको लगता है बेटा ये भी ले लो, वो भी ले लो। बिंदी, चूड़ी से लेके कपड़े, सैंडल, हर चीज़। किसी चीज़ के लिए मना कर दो तो फिर वो इमोशनल हो जाती हैं। अरे हाँ, अब तो तुम बड़ी हो गई हो, मेरी चीज़ें तुम्हें कहाँ पसंद आएंगी। आपके साथ ऐसा होता है क्या? आज
मैं बर्गर की जो आलू टिक्की होती है ना, उसकी बहुत ही सिंपल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मैंने पीस ले लिए हैं, हरी धनिया ले ली है और पोटैटो को कद्दूकस कर लिया है। पोहा लगभग 1 कटोरी भिगा के छन्नी के ऊपर ही रखा है ताकि उसका पानी निकल जाए। मसाले में नमक लिया है, धनिया पाउडर, थोड़ा सा सांभर मसाला, थोड़ी सी हल्दी, चाट मसाला, काला नमक और चिली फ्लेक्स। कढ़ाई में आपको लेना है ज़रा सा तेल, इसमें अनियन और जिंजर और गार्लिक डाल दीजिए और पीस डाल दीजिए। 2 मिनट भूनने के बाद इसको आप मैश कर दीजिए। अगेन मैश के लिए मैं एक जुगाड़ अपनाती हूँ। जो ग्लास फ्लैट सरफेस की होती है उसको ऊपर से पकड़ के इस तरह से दबा दिया, काम आसान हो गया। कौन हर चीज़ों में इन्वेस्ट करे। ऊपर से आप पोहा डाल दीजिए और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसमें मसाला डाल दीजिए। अगर आपको लगता है कि मसाले अभी भुने नहीं या चिपक रहे हैं, तेल कम है, तो हल्का सा ना पानी छिड़क दीजिए। पानी छिड़कने से वो सॉफ्ट भी हो जाएगा और बहुत अच्छा टेस्ट भी आ जाता है इस आलू टिक्की में। और बस इतने में गैस ऑफ कर दीजिए। अब आपको लेना है ब्रेड क्रम्बल। मैंने यहाँ पे आटा भिगा लिया है, मतलब घोल लिया है पानी के साथ। और ये जो मसाला बनाया था ठंडा होने के बाद इसी पोटैटो में जो कद्दूकस किया है मिक्स कर दीजिए। अच्छे से इसको जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, वैसा गूंथ लीजिए और इक्वल लोइयाँ काट लीजिए। इससे होगा ये कि आपकी सारी टिक्कियाँ एकदम सेम साइज़ और शेप की बनेगी, देखने में भी अच्छी लगेगी। और इनको इस तरह से बस आपको चपटा करके रखते जाना है। इसके बाद बस इस लिक्विड में आप इसको एक बार डिप कीजिए। इसको कोट करने के लिए ब्रेड क्रम्बल को दूसरे हाथ से जो सूखा है थोड़ा सा उठाइए। टिक्की रखने के बाद ऊपर से वापस धुरक दीजिए, मतलब फैला दीजिए ताकि वो चारों तरफ से अच्छे से कोट हो जाए। सारी कोट हो जाने के बाद एक और इम्पॉर्टेंट काम करना है कि जो ये आपका टिक्की है ना, इसको अच्छे से झड़ा लीजिए ताकि जो एक्स्ट्रा है ब्रेड क्रम्बल वो निकल जाए और आपकी कढ़ाई का जो तेल है वो वेस्ट ना हो। इस ब्रेड क्रम्बल को आप किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी में यूज़ कर सकते हैं या लिक्विड आटे को आप आटा गूंथते समय यूज़ कर सकते हैं। तेल को आपको मीडियम हाई में गरम करना है और टिक्की को डाल देना है। थोड़ी देर के बाद पलटना है और ब्राउन होते तक मीडियम लो आंच में सेकना है। इसको साइड में आप सरफेस में रख दीजिए और दूसरा लॉट इसमें डाल दीजिए। देखिए साइड से जो ऑयल निकलता है, इसको जितनी देर तक आप रखोगे उतना ही आपका ऑयल फ्री बनेगा, मतलब ऑयल कम हो जाएगा। और जो बची हुई टिक्की है या इवन आप टिक्की को चाहें तो एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रीज़र में रख दीजिए या 15 दिन तक यूज़ करेंगे तो ख़राब बिल्कुल नहीं होगी। और बस अगेन एक लजीज़ा आलू टिक्की बन गया है। आप चाहे तो इसको बर्गर में यूज़ कीजिए या डायरेक्ट आप कटलेट की तरह इंजॉय कर सकते हैं। तो ये था मेरा 5th डे ऑफ ब्रेकफास्ट सीरीज़ का। बिहाइंड द कैमरा की जो स्टोरी है वो कभी ना कभी आपने किसी और चैनल पे ज़रूर देखी होगी। ये है मेरी स्टोरी। काम फैलेगा नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हर बार उसको समेटने का जोश ज़रूर रखना पड़ता है। आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।